तो शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने फर्स्ट लेक्चर में छोड़ा था। तो एवरेज या फिर मीन एटॉमिक वेट की बात करेंगे। एवरेज या मीन एटॉमिक वेट होता क्या, इसका फॉर्मूला देखने से पहले जहाँ लेते हैं कि होता क्या। अब आपको पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत सारे प्रकार में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, है ना। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा ही हुआ है क्लोरीन का। तो क्लोरीन का एक 35 वाला आइसोटोप मिलता है, एक 37 वाला। आइसोटोप क्या होता है, सेम एलिमेंट है ना। तो एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। जो उसका मास नंबर होता है या फिर आप कह लो मोलर मास होता है, एटॉमिक वेट कह लो, वो अलग अलग होता है। बहुत सारे कार्बन के भी आपको आइसोटोप दिख जाएंगे, आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बहुत सारे यूरेनियम के आपको आइसोटोप दिख जाएगा। तो हमारी जो हमारा अर्थ है उस पर ये इनकी जो अबंडेंस होती है वो अलग अलग होती है। जैसे क्लोरीन का जो 35 वाला आइसोटोप है वो 75% पाया जाता है अर्थ पे, और 37% जो है 37 वाला जो है वो सिर्फ 25% पाया जाता है ना। तो हम इसका एवरेज या इसका मीन अगर मुझे निकालना है एटॉमिक वेट का, ताकि हम उसको एक स्टैंडर्ड रख सकें कि यार क्लोरीन का अगर मुझे एटॉमिक एटॉमिक वेट बोलना है या मास नंबर बोलना है या मोलर मास बोलना है, एक ही बात है। तो उसको उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसका हम एक स्टैंडर्ड मान के चलें जो कि होता है एक मीन, एवरेज, इसलिए निकाला जाता है एटॉमिक वेट। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास, मास लिख लो वेट लिख लो, केमिस्ट्री में एक ही बात है। तो वो होती है समेशन 1 से n तक शुरू करेंगे, परसेंटेज अबंडेंस। मैं बताता हूँ ये आई क्या है, n क्या है, इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। तो जो उसकी परसेंटेज अबंडेंस है, पहले आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके एटॉमिक मास से या मास नंबर से जो ऊपर लिखा होता है ना। और फिर प्लस किया दूसरे की बारी, है ना। समेशन है यहाँ पे लगी, समेशन दिख रही है। बस ऐसे, जैसे इसका क्लोरीन का ही निकालना है मुझे, क्लोरीन का यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ मैं कैसे निकालूंगा, एवरेज एटॉमिक मास सबसे पहले है 75 इंटू परसेंटेज अबंडेंस ली इसकी 75, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100। ये आता है आपका 35.5। सबको पता होगा ये, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो क्लोरीन का आपको जो मास है वो इतना ही लिखा हुआ दिखेगा, है ना। एक मोल की बात करें तो 35.5 ग्राम हो जाएगा, एक आइटम की बात करें तो यू हो जाएगा, है ना। अब इसका उल्टा देखते हैं, अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 35.5, तो परसेंटेज अबंडेंस बताओ कितनी है। क्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख लेना क्लोरीन, फॉर क्लोरीन, फॉर क्लोरीन, ठीक है। तो आप एक को मान लो, आपको पता है कि क्लोरीन जो है दैट इज 2 आइसोटोप होते हैं क्लोरीन के। इसको आप मान लो, इसकी अबंडेंस मान लो x मान लो, तो दूसरे की अबंडेंस क्या हो जाएगी, अगर एक की अबंडेंस x है तो दूसरे क्या हो जाएगी 100 माइनस एक्स, है ना। क्योंकि दोनों मिला के 100% है, तो एक को अगर x मान लिया तो दूसरे की अबंडेंस कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स, सिंपल। अब आप फॉर्मूला लगा लो यही वाला जो ऊपर लिखा मैंने, ये वाला। तो एवरेज एटॉमिक मास इस बार गिवन है हमें, तो एवरेज एटॉमिक मास आप 35.5 इज इक्वल टू 35, है ना, उसका मास नंबर इनटू उसकी अबंडेंस x मानिए प्लस 37, और उसकी अबंडेंस कितनी मानिए 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, है ना, x कैलकुलेट कर सकते हो, करके देख लेना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इफ एवरेज, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ, एटॉमिक वेट इज गिवन, then we can calculate परसेंटेज अबंडेंस। एक है ना, परसेंट अबंडेंस लिख लेते हैं, ओनली इफ द एलिमेंट हैज
2 isotopes only। इसका क्या मतलब है? मैं क्या एवरेज एटॉमिक वेट मान लो आपको गिवन है और आपको बंदे ने कहा है कि परसेंटेज अबंडेंस निकाल के दिखाओ मुझे, तो आप वो तभी निकाल सकते हो अगर आपके पास, अगर उसके सिर्फ 2 आइसोटोप्स होंगे। ऐसा क्यों? मान लो आपके पास 3 आइसोटोप है, कोई एलिमेंट एक्स है ना, जैसे हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के 3 होते हैं ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो आपको उसने एवरेज एटॉमिक वेट दे दिया और आपको कह रहा है परसेंट अबंडेंस निकालो, तो आप एक ही मानोगे, एक्स मान लोगे, है ना, एक ही आप वाई मान लोगे, एक ही आप जेड मान लोगे। आप कहोगे कि 100 - x क्यों नहीं माना? अरे भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 100 होगी ना, है ना, तीनों को मिला के 100% है अर्थ पे। एक आपके पास इक्वेशन ये होगी और एक आपके पास इक्वेशन ये वाले फॉर्मूले से होगी। तो वेरिएबल्स आपके पास 3 है, एक्स वाई जेड, और इक्वेशन आपके पास 2 है, तो वो कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए परसेंट अबंडेंस जो है वो उन्हीं की निकाली जा सकती है अगर उसके 2 आइसोटोप्स हैं। गिवन कि आपको एवरेज एटॉमिक वेट गिवन है, तो आप परसेंट अबंडेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि 2 आइसोटोप्स ही होने चाहिए। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अगर इसकी मुझे यहाँ पर जो आयरन है हमारा, मुझे यहाँ पे इसकी इंडिविजुअल परसेंटेज अबंडेंसेस दी हुई है, अगर मुझे इसका एवरेज एटॉमिक वेट दिया होता और मुझे ये निकालने को कहा होता जो मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं निकाल ही नहीं पाता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका एवरेज एटॉमिक वेट क्या आ जाएगा? सिंपल है, 54 × 5 प्लस 56 × 90 प्लस 57 × 5 डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो ये कितना आ रहा है? 270 प्लस नहीं, सीधा 54, 5 कैरी 5040 और आ रहा है 35 3 285, है ना। हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, इसको प्लस कर लो जल्दी से। 5040 270 285 5 15 19 4 5 और नीचे 100 है, तो 55.95, है ना। ये है इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास, किसका? आयरन का। उसके बाद एवरेज मॉलिक्यूलर मास, है ना, इसमें ऑफ अ कंटेनर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑफ अ कंटेनर, कंटेनर की बात करेंगे, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक कंटेनर में डिफरेंट डिफरेंट हाँ वो पड़े हुए हैं। एक कंटेनर है आपके पास, कल है यार कोई, एक आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हैं। एलिमेंट है एक x1, नहीं x1 नहीं, x1 तो हम उसमें लिखेंगे ना, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ये आपके एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इसमें। तो अगर मुझे इस कंटेनर का कोई पूछ ले कि इसका मोलर मास क्या होगा, आप बोलो यार हर एक एलिमेंट का तो अपना अपना मोलर मास होगा ना। मैं कहा इसका पूरे कंटेनर का हमें एवरेज निकालना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, दैट इज एवरेज मोलर मास इज ऑफ अ कंटेनर, ठीक है, ऑफ अ कंटेनर, समेशन कर दो आप MI/XI का। MI/XI, यहाँ पे x क्या है वो बताता हूँ, ठीक है। मान लो n है, n एलिमेंट्स है बीच में, तो i 1 से लेके n तक जाएगा। ये x क्या है? दिस इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको नहीं पता, बता देता हूँ क्या होती है ना। अब आपके पास ये है, आपके पास ये एलिमेंट्स है सारे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब इसके मैं मोल्स भी डिफाइन कर लेता हूँ। मान लो कि अल्फा के मोल्स हैं n1, बीटा के मोल्स हैं n2, इसके हैं n3, है ना, अप टू सो ऑन। डेल्टा निकालो यहाँ से, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, है ना। अब मुझे अगर कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन अल्फा की बताओ क्या होगी, अल्फा की मोल फ्रैक्शन, तो हमें मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं, और x ऑफ अल्फा अगर मैं लिखूँ तो दैट इज n1 अपॉन
एन टोटल मोल फ्रैक्शन कि एक्स के हिस्से में कितने मोल आ रहे हैं, टोटल मोल्स में से एक्स की मोल्स की इतनी फ्रैक्शन है, उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो जो एक्स के मोल अल्फा के मोल्स हैं N1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सिमिलरली बीटा की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। एक्स ऑफ गामा क्या हो जाएगा, N3 डिवाइडेड बाय N टोटल, है ना। NT का मतलब क्या है, N टोटल। और N टोटल क्या होगा, जो टोटल मोल्स प्रेजेंट है, N1 प्लस N2 प्लस N3, है ना। इस अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अल्फा बीटा गामा ही अवेलेबल है कंटेनर के अंदर, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, अगर आप मोल फ्रैक्शन, सभी मोल फ्रैक्शन को प्लस कर दो, इफ अ कंटेनर contains n elements, then x1 plus x2 plus x3 up to so on, xn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 नहीं हो जाएगी, बताओ मुझे। सारे जितने भी मोल की फ्रैक्शंस, हमने सारी फ्रैक्शंस को जोड़ दिया तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही तो मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इसी को प्लस करके देख लो। मान लो 3 एलिमेंट्स है कंटेनर के अंदर, तो एक्स अल्फा प्लस एक्स बीटा प्लस एक्स गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाय N टोटल, है ना। यही कर रहा हूँ मैं, इन तीनों को प्लस कर दिया मैंने। और N टोटल की वैल्यू क्या है, देखो यही है जो ऊपर लिखे है, तो ये दोनों कट गया, 1 आ गया, है ना। तो ये आपकी मोल फ्रैक्शन। अब एवरेज मोल मॉलिक्यूलर वेट निकालो मिक्सचर का, 2 मोल आपको हीलियम दिया, 4 मोल नाइट्रोजन दिया, तो बड़ा सिंपल है। आप कैसे निकालोगे, एवरेज मोलर मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मोलर मास हीलियम का कितना होता है 4, इंटू इसकी मोल फ्रैक्शन, इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, ये होगी 2/6, और इसकी कितनी होगी, होगी 4/6। कैसे, मोल 4 है, टोटल मोल कितने हैं, 4 + 2 6, इसके हीलियम के 2 मोल हैं, टोटल मोल कितने हैं, 4 + 2 6, है ना। तो ये ऐसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, बहुत ईजी होती है। तो 4 × 2/6 प्लस नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन गैस का हो जाएगा 28 × 4/6, तो ये कितना आ गया, 4/3 प्लस 56/3, है ना। तो आ गया 60/3, तो आ गया 20 ग्राम पर मोल, ऐसे निकाल लिया आपने, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टोइकियोमेट्री होती क्या, सवाल समझते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब करनी होती है आपको किसी रिएक्शन की, तो हम उसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, है ना। सवाल से समझते हैं, इसको सबसे बढ़िया समझ आएगा। What quantity of limestone on heating will give 56 kg of calcium oxide? लाइमस्टोन की कितनी क्वांटिटी को आग लगाई जाए कि मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का 56 kg मिल जाए। अब लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को लाइमस्टोन कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड होता है, देखा भी होगा आपने। कैल्शियम कार्बोनेट को आग लगाऊं मैं, तो आप जानते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। तो ये पूछ रहे हैं 56 kg CaO चाहिए मुझे, तो क्या होना चाहिए। अब ये हम रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं ना, सबसे पहले हम उसको करते हैं बैलेंस, बैलेंस करते हैं सबसे पहले। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे, 1 है, यहाँ कितने, 1, यहाँ है नहीं, तो कैल्शियम बैलेंस है। कार्बन, कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो मतलब रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, हमें खुद से कोई कोफिशिएंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से इन्फ्रेंस निकालते हैं। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि मैंने जब एक क्वांटिटी ली कैल्शियम कार्बोनेट की और मैंने उसको हीट किया, तो मुझे एक क्वांटिटी मिली कैल्शियम ऑक्साइड की, एक क्वांटिटी मिली कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी मोल है, इसको हम मोल की टर्म्स में बात करते हैं। मैंने मैंने 1 मोल लिया कैल्शियम कार्बोनेट का, मैंने उसको जब आग लगाई, जब मैंने इसको हीट किया, तो मुझे 1 मोल मिला कैल्शियम ऑक्साइड का, 1 मोल मिला कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी को हम इसी चीज़, ये जो इन्फ्रेंस मैंने निकाला, इसी को स्टोइकोमेट्री कहते हैं, बस इसी को कहते हैं, बहुत सिंपल है।
तो मैंने यहाँ से इन्फ्लुएंस क्या निकाला, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग। ये स्टेटमेंट आपको हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, पहली बार मैं बता रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल बनेगा, तो इसका 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। मुझे कैल्शियम ऑक्साइड कितने मोल दिए, मुझे वेट दिया, मैं निकाल सकता हूँ उसका, है ना। तो अगर मैं इसके मोल्स निकालना चाहूँ, साइड में निकाल लेते हैं, यहाँ पे कल चेंज कर लेते हैं, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसका वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो 56 kg है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1000 हो गया, 56,000 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 40 और 16 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56। तो ये आ गया 1000 मोल जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के। तो ये मतलब इसका कि 1000 मोल इसके बने। अब यहाँ से बताओ कितनी क्वांटिटी लाइमस्टोन की चाहिए होगी। मैं कहा जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट था मेरे पास तब 1 मोल ये बन रहा था। अब इसका उल्टा भी सही है, अगर ये 1 मोल बना तो ये ज़रूर 1 मोल लिया होगा स्टार्टिंग में। अगर कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल बना तो ये ज़रूर मैंने 1 मोल लिया होगा स्टार्टिंग में। तो अगर 1000 मोल बना तो ये कितना लिया होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़ते हैं। अगर ये 1000 मोल लिया तो ये, अगर ये 1000 मोल बना तो ये पक्का 1000 मोल लिया होगा। समझ आया, बस इतना है। स्टोइकोमेट्री इज यूनिटरी मेथड इन डिस्गाइज। स्टोइकोमेट्री को यूनिटरी मेथड समझ लो, है ना। तो क्वांटिटी पूछा उसने तो 1000 मोल दे दो आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल हो गए, 1000 मोल, है ना, इजी। अगले सवाल पे पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है 100 ml CH3CH2 MgBr ethyl magnesium bromide reacts with methanol and produces a gas at STP whose volume is 2.24 ml. Find weight of gas produced. तो आप जानते होंगे जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है वो जानते होंगे ये क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है, और ये मेथनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिडिक अच्छा है इसके पास, हाँ बिल्कुल है। तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। जिनको ये बात समझ में नहीं आई, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। जिनको ये नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ अभी, इसको अभी के लिए याद रख लो कि जो RMgX होता है, RMgX क्या होता है, RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर इसको कहीं एसिडिक एच दिख जाए ना तो ये क्या करता है, जल्दी से उसको लेकर अपने एल्काइल पार्ट के साथ उसको H को जोड़ लेता है और क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है। जल्दी से उसके साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बन। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो क्या कहा इसने, 100 ml CH3, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ गैस एट STP। तो रिएक्शन लिख लेते हैं जल्दी से। रिएक्शन इसकी कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कुछ ऐसा दिखता है। और मेथनॉल के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, CH3CH3 हाइड्रोकार्बन बन गया इथेन, और यही हमारी गैस है, प्लस CH3OMgBr बन जाएगा साथ में, है ना। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसने कहा है कि जो गैस बनी है इसकी वॉल्यूम कितनी है, 2.24 ml है। तो बताइए इसकी जो वेट ऑफ गैस होगा वो कितना होगा। सिंपल है, आपको वॉल्यूम दी है तो आप इसके मोल निकाल सकते हो आराम से। मोल क्या हो जाएंगे, 2.24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 22.4। 10⁻³ क्यों किया मैंने, क्योंकि ये वॉल्यूम मुझे ml में दी है, लेकिन यहाँ पे मैं वॉल्यूम किस में लिखता हूँ, लीटर में लिख लो, लीटर में लिखता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2.24, ये कट जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ 10⁻⁻4 मोल आ गया। तो इन्होंने आपसे इसका वेट पूछा था, तो वेट कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4 मोल इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास C2H6 24 और 36 30, तो आ गया 3 मिलीग्राम आ गया, है ना। क्योंकि 3 इंटू 10⁻³ हो गया तो हो गया 3 मिलीग्राम। ठीक है, आसान सा सवाल था। अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
ये थोड़ा ठीक सवाल है। 2.76 ग्राम Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट ऑन हीटिंग स्ट्रांगली यील्ड्स अ रेजिड्यू वेइंग इतना ग्राम। तो ये कह रहा है कि जब मैं सिल्वर के कार्बोनेट को हीट करूँगा बहुत स्ट्रांगली तो उससे एक रेजिड्यू निकलता है, उसका वेट बताओ कितना होगा, उसका वेट बताओ कितना होगा। तो पहले तो आपको इसके लिए रिएक्शन आनी चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक रिएक्शन। देखो मोल कंसेप्ट में ना इंडिविजुअल अगर देखा जाए चैप्टर में कुछ भी नहीं है, यूनिटरी मेथड ही है। तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा ब्लेंड किया जाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री के अगले चैप्टर्स भी जैसे इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है, आयनिक है, इसके साथ बहुत इसको लिंक किया जाता है, केमिकल कैनेटिक्स के साथ भी। तो आपको बाकी चीज़ों का भी पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ सिल्वर कार्बोनेट की हीटिंग कैसे होती है। तो अगर आपके पास सिल्वर कार्बोनेट है ना Ag2CO3, अगर आपने इसको हीट किया तो आपको तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और आपको मिलेगा सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर 1 ऑक्साइड। अब ये जो है ना ये काफ़ी अनस्टेबल सी चीज़ है, ये है बहुत अनस्टेबल। तो ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है, मैं कहा ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 मोल्स ऑफ Ag एंड हाफ अ मोल ऑक्सीजन गैस। तो आपकी नेट रिएक्शन कैसी दिखेगी? अगर मैं नेट रिएक्शन लिखना चाहूँ यहाँ पर तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। Ag2CO3 को हीट किया तो क्या मिला, 2 मोल Ag है ना, 1 मोल CO2 और आधा मोल O2। ये क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि यार ये तो टूट गया ना, ये तो फर्दर ब्रेक डाउन हो गया इसमें और इसमें, है ना। CO2 बच गया एक और एक Ag बच गया, Ag के 2 मोल, O2 का हाफ मोल। रेजिड्यू क्या है इसमें? रेजिड्यू ऑब्वियसली हमारा सिल्वर मेटल है, ये हमारा रेजिड्यू है। ये क्या है? रेजिड्यू, क्योंकि ये दोनों तो गैस है, यही हमारा सॉलिड है। तो 2.76 ग्राम Ag2CO3, तो मोल निकाल लेते हैं इसके। मोल क्या हो जाएंगे इसके? 2.76 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। तो Ag होता है 108, है ना, 108 होता है। Ag का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज 108, तो जगह 216, 12 और 48, 10 16 5 6 7, 276। तो ये आ गया 0.01 मोल। मोल। अब यहाँ स्टोइकियोमेट्री पढ़ो फिर से। अगर इसका 1 मोल होता तो Ag कितने बनते? 2 मोल। तो अगर इसके 0.01 मोल हैं तो इसके कितने बनेंगे? 2 इंटू 0.01 मोल। तो इसके मोल्स कितने बन जाएंगे? 2 इंटू 0.01 मोल्स। तो उसने वेट पूछा तो वेट निकाल सकते हो आप। वेट कितना हो जाएगा इसका? मोलर मास Ag का कितना होता है? 108 इंटू इसका मोल्स 0.02, तो आ गया 216 और 1, 2 डेसिमल, तो 2.16 ग्राम आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 2.16 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ही एक फंडामेंटल टॉपिक है और इसको एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। इसके लिए आपको एग्जांपल समझना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत यूज़ होता है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे किया, जब मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा था स्टोइकियोमेट्री को, तो आप हमेशा कभी भी किसी भी एलिमेंट को पकड़ के आप एनालाइज नहीं कर सकते, वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट यूज़ होता है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, अभी बातें ऊपर से जा रही होंगी। लिमिटिंग रिएजेंट, तो एक कोई भी नॉर्मल सी रिएक्शन ले लेते हैं। लेट्स से मैंने कुछ भी ले लिया, A प्लस बी ले लो, है ना। कोफिशिएंट भी डाल देते हैं, 2A प्लस 3B गिव्स 4C। और आपको एक चीज़ गिवन है आपको कि कुछ भी मान लो 2 मोल ऑफ A, 2 मोल A एंड 2 मोल B, दोनों के 2 मोल अवेलेबल है, आर अवेलेबल। फाइंड moles of C found, moles of C found and amount of reactant या फिर दोनों क्या होता, दोनों बच जाए,
लेफ्ट इफ एनी, है ना। तो क्या पूछ रहा है वो, 2 मोल ए के मेरे पास अवेलेबल है और 2 मोल बी के अवेलेबल है। दो ए और बी जो है वो सी बना रहे हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। उसने कहा मुझे कि सी के बताओ मोल्स कितने बनेंगे और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट्स, या तो एक रिएक्टेंट या दोनों रिएक्टेंट अगर बच रहा है, तो अगर बच रहा है तो उसका मुझे बताओ कितना बचेगा। तो शुरू करते हैं। इसके हैं 2 मोल, इसके हैं 3 मोल, मुझे बताना है ये कितना बनेगा। स्टार्टिंग में तो ये 0 होगा, है ना। इसके 3 नहीं है, इसके 2 है। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर ए के 2 मोल होते हैं और बी के 3 मोल होते तो सी के 4 मोल मिल जाते हैं आराम से। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 2 मोल ए के दिए हैं, अगर आपको बी के 3 मोल दिए होते ना, तो आपका सीधा आंसर क्या आता? 4। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल ए और 3 मोल बी जो है वो 4 मोल सी बना रहे हैं। लेकिन आपको बी के 2 मोल दिए हुए हैं, बी के 3 मोल नहीं दिए हुए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ इसका, अगर मैं इन्फ्रेंस निकालूँ, इस रिएक्शन से अगर मैं इन्फ्रेंस निकालूँ, तो 2 मोल ए एंड 3 मोल बी कंबाइन करते हैं टू फॉर्म 4 मोल सी। लेकिन मेरे पास तो 2 मोल हैं बी के। अगर मेरे पास 3 मोल बी के होते और 2 मोल ए के, जो कि मेरे पास हैं गिवन है, और 3 मोल बी के होते, तो 4 मोल सी के बनते। लेकिन मेरे पास बी जो है वो 3 से कम है, 3 मोल से कम है, 2 मोल है, तो मतलब सी भी 4 मोल ही बनेगा, थोड़ा कम ही बनेगा, है ना। समझ में आ रही है? 2 मोल ए के हैं, 3 मोल बी के हैं, तब जाके 4 मोल सी के बनते हैं। लेकिन बी के मोल्स कम है, बी के मोल्स कम है। इसका मतलब बी जो है वो रिएक्शन के बीच में खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? बी जो है वो रिएक्शन के बीच में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल ए जो है रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल ए जो है वो 3 मोल बी के साथ ऐड करें 4 मोल सी बनाने के लिए। लेकिन मेरे पास तो 2 ही मोल बी के अवेलेबल है। तो मैं कहा यार ये ए के 2 मोल जो है वो बी के 2 मोल से तो कभी रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे पूरे, क्योंकि बी बीच में खत्म हो जाएगा। बी जो है वो बीच में खत्म हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, कि रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, ये पहले ही खत्म हो जा रहा है। एक रिएक्टेंट जो है वो दूसरे रिएक्टेंट से पहले ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है वो हमने कम ली है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग से हमने कम ली है। तो एक रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है, और जो बच जाता है उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो हमेशा जो कैलकुलेशन की जाती है प्रोडक्ट निकालने की, वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लो एक्सेस रिएजेंट से रिएक्शन कर ली, एनालिसिस कर ली कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो अब वो तो आपकी हमेशा कैलकुलेशन कम गलत आई। क्यों गलत आई? क्योंकि अगर जब आप एक्सेस रिएजेंट से एनालिसिस करने की सोचोगे, तो आप तब ये अज्यूम कर रहे हो कि आपके पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो दूसरा वाला रिएक्टेंट है, जो कि असल में लिमिटिंग रिएजेंट है, आप अज्यूम करोगे कि वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में है, जो कि वो नहीं है, तो आपकी असम्पशन गलत होगी तो आंसर भी गलत आएगा। इसीलिए ऑल कैलकुलेशंस आर डन विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिख लो, ऑल रिएक्शंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर डन विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, LR लिख रहा हूँ मैं इसको, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपका? यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट में का बी है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये आपका ER है, एक्सेस रिएजेंट। तो सी कितना बनेगा? तो मैं का अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 3 मोल बी जो है वो 4 मोल सी देंगे। तो इनेटिव मेथड लगाओ, तो 1 मोल बी अगर होता, वैसे आप 2 के लिए भी सीधा निकाल सकते हो, लेकिन मैं पहली बार लिख रहा हूँ, तो कितना देता? 4/3 मोल सी। इनेटिव मेथड, मेरे पास कितने 2 मोल बी हैं, 1 मोल बी से 4/3 मोल सी मिल रहे हैं, तो 2 मोल से कितने मिलेंगे? 8/3 मोल सी, 8/3 मोल सी। ये आपका इतने मोल ऑफ सी फॉर्म होंगे। अगर यही बी जो है वो 3 मोल होता तो 4 मोल बनते सी के, लेकिन देखो बी जो है वो 2 मोल है, तो 8/3 मोल बने सी के, जो कि 4 से कम है। अब हम देखते हैं कि एक्सेस रिएजेंट कितना बच जाएगा। तो फिर से रिएक्शन पढ़ेंगे। अगर 3 मोल बी के होते तो वो 2 मोल ए के खाता, है ना। 3 मोल बी के जो है वो 2 मोल ए के कंज्यूम करते हैं, इसको भी लिख लो। 3 मोल बी कंज्यूम
कितना 2 मोल ए, तो 1 मोल बी कितना कंज्यूम करेगा, 1 मोल बी कंज्यूम करेगा 2/3 मोल ए। तो 2 मोल बी कितना कंज्यूम करेगा, 2 मोल बी में का कंज्यूम करेंगे 4/3 मोल ए, है ना। तब मतलब 4/3 मोल ए कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, 4/3 मोल ए कंज्यूम हो गया रिएक्शन में। तो बचा कितना, मैं जितना था माइनस कर दो जितना कंज्यूम हुआ, जितना टोटल था, है ना। ए लेफ्ट अगर मुझे लिखना है, तो जितना टोटल ए था, टोटल ए माइनस ए कंज्यूम्ड, तो टोटल कितना था, 2 मोल थे मेरे पास टोटल ए के इनिशियली, माइनस 4/3 इतना कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा 6 माइनस 4/3 विच इज 2/3 मोल ए इज लेफ्ट, इतना ए बच गया। तो ये आपका एक्सेस रिएजेंट है ना, दिस इज योर एक्सेस रिएजेंट। ऐसे करते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट की। ये हमारा खत्म हुआ मेथड टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप बार बार इतना बड़ा थोड़ी करोगे, है ना, मैंने इतना बड़ा किया, एग्जाम में इतना थोड़ी टाइम होता है। तो एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिएक्टेंट हैविंग least value of given moles divided by stoichiometric coefficient is limiting reagent। जिस रिएक्टेंट की सबसे छोटी वैल्यू होगी गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल यहाँ समझते हैं, गिवन मोल कितने 5 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2, ये हो जाएगी 8/5, दिस विल बी 10/3। तो ये कितनी होती है 2.5, ये कितनी 1.6 और ये लगभग 3.33। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू मैं का ये है 1.6, तो यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो आप इसकी एनालिसिस है सवाल की, वो आप यहीं से निकालोगे, प्रोडक्ट की एनालिसिस आप लिमिटिंग रिएजेंट से करोगे। अगर आपने प्रोडक्ट की एनालिसिस ए से की, मान लो आपने ऐसे किया कि 5 मोल 2 मोल ए से 7 मोल डी बन रहे हैं, तो 1 मोल से कितना बनेगा 7/2, तो 5 से कितना बनेगा 7/2 इंटू 5, आंसर कितना आएगा 35/2। ये गलत हो जाएगा ना, आप ए से कर सकते हो कैलकुलेशन, ना आप सी से कर सकते हो, क्योंकि वो एक्सेस है। एक्सेस में आप एजम्पशन लोगे कि सारे आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन एक तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, एक तो पहले ही खत्म हो जा रहा है, तो वहाँ पे आपकी एजम्पशन गलत हो जाएगी, आंसर गलत आएगा। इसलिए हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से हम जो है वो कैलकुलेशन करते हैं प्रोडक्ट की, है ना। तो करते हैं 5 मोल अगर बी है तो 7 मोल डी बन रहे हैं, है ना। 5 मोल अगर बी है तो 7 मोल डी बन रहे हैं। तो मैं कहा मेरे पास तो 8 मोल है ना, मेरे पास तो बी के 8 मोल है, तो 8 मोल बी से कितने बनेंगे 7/5 इंटू 8 विच इज 56/5, ये आपके बी के मोल बनेंगे, है ना। आप अब ये भी निकाल सकते हो कि ए कितना बचा सी कितना बचा, जैसे मैंने ऊपर किया था, है ना। ए लेफ्ट टोटल ए माइनस ए कंज्यूम्ड, एक के लिए मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे पिछली बार ए के लिए किया था, सी के लिए कर लेते हैं एक बार, है ना। तो कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 5 मोल बी जो है वो 3 मोल सी कंज्यूम करता है ना। ये इससे बन नहीं रहा, रिएक्टेंट थोड़ी बन रहा है, बन नहीं रहा, ये कंज्यूम है ना। यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ कंज्यूम। तो 8 मोल कितना कंज्यूम करेंगे, 8 मोल बी कितना कंज्यूम करेंगे 3/5 इंटू 8, इतने मोल सी के कंज्यूम हो गए, कितने 24/5। तो सी बचा कितना, सी लेफ्ट इज इक्वल टू था कितना 10 मोल, कितना खत्म हो गया 24/5, तो 50 माइनस 24/5 मोल सी लेफ्ट,
ऐसे ही आ सकते हो। ठीक है, सवाल करते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म aluminum sulfate and hydrogen. What is the volume of hydrogen gas in liters produced at 300 Kelvin, 180 m and 5.4 gram aluminum and 50 ml of 5 molar H2SO4 are combined for the reaction? है ना, आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, मोलर मास दे दिया एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो वो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है, Al जो है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट बना रहा है, Al2SO4 थ्राइस, और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो मैंने सबसे पहले क्या स्टेप बताया था स्टोइकियोमेट्री रीड करने से पहले? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करो। एल्यूमिनियम यहाँ देखो 2 हैं, यहाँ 2 हैं तो यहाँ पे 2 लगा दो। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 12। यहाँ कितने? 4, तो यहाँ 3 लगा दो, 12 हो जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ पर 3 लगा दो, यहाँ पे भी 6 हो गए, है ना। बैलेंस होगी, देख लो। एस कितने यहाँ पर? 3 एस है, यहाँ पे भी 3 एस है। ठीक है, बैलेंस। अब मोल्स वगैरह निकाल लो। तो एल्यूमिनियम का आपको वेट दिया हुआ है, तो इसके आप मोल्स बना सकते हो। कितने हो जाएंगे? 5.4 डिवाइडेड बाई 27, तो यहाँ आगे 0.2 मोल, है ना। और क्या दिया? टेम्परेचर, प्रेशर दिया है, और 50 ml ऑफ 5 मोलर H2SO4। मोलैरिटी जिनको नहीं पता, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 मोल H2SO4 प्रेजेंट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसका ये मतलब होता है। और मोलैरिटी जो होती है M, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, काफी को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में, है ना। तो अगर आपको मोलैरिटी दी है और वॉल्यूम दी है तो मोल्स आप निकाल सकते हो, है ना। इसको यहाँ भेज दो, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लंबा सा लिख दिया, M इज इक्वल टू N बाई V। तो N क्या आ जाएगा? M इंटू वी। तो यहाँ से आप H2SO4 के मोल्स बता सकते हो मुझे कितने होंगे। मैं तो मोलैरिटी कितनी दी है? 5, मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से लीटर में। आपको 50 ml दिया है, तो आप इसको लीटर में लिख दो। 50 इंटू 10⁻³ होगा 250 इंटू 10⁻²। ये आपके H2SO4 के मोल्स आ गए। ठीक है, 25, इसको 0.25 लिख लो, 0.25। अब वही कर लो, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये कितना आएगा? 0.2/2, अच्छा 0.1। और ये कितना आएगा? 0.25/3। छोटा कौन सा? मैं कहा ये क्वांटिटी बड़ी है और ये वाली क्वांटिटी छोटी है, तो आपका H2SO4 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। तो ये आपका आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो सारी कैलकुलेशन यहाँ से की जाएगी। तो देखो आप, इसके 3 मोल से H2SO4 के 3 मोल से हाइड्रोजन कितने मोल बन रहे हैं? 3 मोल बन रहे हैं। 3 से 3 बन रहे हैं, 1 से 1 बनेगा, इतने से इतना ही बनेगा। तो इसके भी कितने मोल्स बनेंगे? मैं कहा हाइड्रोजन गैस के भी 0.25/3 मोल्स ही बनेंगे। 0.25/3 नहीं, ये तो वो था ना, क्या कहते हैं, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इससे थोड़ी करना है, ये करना है इसको। इससे तो आपको सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। मोल्स तो इतने हैं ना, 3 मोल H2SO4 से 3 मोल H2 बने, तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा। 0.25 से ये भी 0.25 मोल्स ही बनेंगे। 0.25 मोल ही बनेगा इसका, है ना। तो क्या बोला है इसका? क्या निकालना है? क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। वॉल्यूम ऑफ H2 गैस आपको प्रेशर टेम्परेचर दिया, तो आप जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो वॉल्यूम निकालनी है आपको। मोल्स कितने? 0.25, 1/4 लिख लो उसको। आर की वैल्यू दी है 0.082, टेम्परेचर की वैल्यू दी है 300, और प्रेशर नीचे आ जाएगा 180 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर लो, ये आ जाएगा 0.041, और ये हो गया 150। तो 41 और 15 को मल्टीप्लाई कर ले जल्दी से। 4, 5, 1, 6, 615, 1, 2, 6.15।
तो वॉल्यूम आ जाएगी आपकी यहाँ से 6.15 लीटर। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, मैं जल्दी से किया। 6.15 लीटर। आगे बढ़ते हैं। 254 ग्राम iodine, 142 ग्राम chlorine are made to react completely to give a mixture of ICl and ICl3. How many moles of each product are formed? ठीक है, सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। आयोडीन के मोल्स कितने होंगे? I2 is 254 डिवाइडेड बाय आयोडीन का मैं आपको बता दूँ, अच्छा दिया हुआ 127। आई का इतना है तो I2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 127, 2 इंटू 127, तो ये 1 मोल ही आ गया I2 के मोल्स। ठीक है, और उसके बाद है क्लोरीन के मोल्स 142 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का आ जाएगा 71, तो आ गया 2 मोल, है ना। 35.5 इंटू 2 कितना होता है? 71 होता है। दोनों दोनों रिएक्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली टू गिव अ मिक्सचर ऑफ ICl एंड ICl3। तो I2 प्लस Cl2 रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? ICl ही बनाएंगे हमारे हिसाब से, तो ICl बनाएंगे। या मैंने रिएक्शन को बैलेंस भी कर दिया, 2 लगा दिया यहाँ पे। इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है। मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो बार बार नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/1 और यहाँ 2/1। छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली छोटी वैल्यू, तो मतलब I2 हमारा जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो कैलकुलेशन इससे की जाएगी, है ना। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया, दिस इज योर LR। तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा? ये 0 क्यों हो गया? क्योंकि ये खत्म हो जाएगा ना, लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे थे, इसका है भी 1 मोल, तो कितना बनेगा? 2 मोल ही बनेंगे, तो ये बन जाएगा 2 मोल, है ना। और ये कितना बच जाएगा? क्लोरीन कितना बच जाएगा? ये इसका 1 मोल, इसका 1 मोल खा रहा था, इसका है भी 1 मोल, तो इसका कितना खा लेगा? 1 मोल खा लेगा। है कितने थे पहले से? 2 थे, 2 माइनस 1 1, तो 1 मोल इसका बच गया, 1 मोल लेफ्ट। ठीक है, इसके 2 मोल फॉर्म हो गए, 2 मोल्स फॉर्म्ड। अब ICl बच गया और Cl2 बच गया। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तभी जाकर ICl3 बनेगा, है ना। क्वेश्चन अच्छा, तभी जाके ICl3 बनेगा। अब जो है ICl प्लस क्लोरीन, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। अब ये दोनों मिलाकर ICl3 बनाएंगे। क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। ICl के कितने बने? कितने मोल्स है मेरे पास? 2 मोल है। कहाँ से आई है? यहाँ से। और क्लोरीन का मेरे पास 1 मोल है ना। क्लोरीन का मेरे पास 1 मोल है। तब लिमिटिंग रिएजेंट देखो कौन होगा? 2/1 और यहाँ 1/1। ये छोटा है, इस बार क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। पिछली बार क्लोरीन एक्सेस था, पिछली बार क्लोरीन एक्सेस रिएजेंट था, इस बार ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। और इसके 1 से इसका 1 बना, तो इसका है भी 1, तो इसका 1 ही बनेगा, तो ICl3 का 1 मोल बनेगा। और इसका कितना बच जाएगा? ICl का कितना बच जाएगा? वैसे ही पूछा नहीं है कि बचेगा कितना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसका 1 मोल जो है, इसका 1 मोल ही खाता है, और इसका है भी कितना? 1 मोल है, तो इसका 1 ही मोल खाएगा। इसके पहले से कितने थे? 2 मोल, 2 में से 1 खा लिया, बचा कितना? 1 बचा। इसका 1 मोल लेफ्ट हो गया। तो उसने क्या पूछा था? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। तो ICl3 के मोल्स ऑफ ICl 1 मोल, और मोल्स ऑफ ICl3 भी 1 मोल ही बने। ठीक है,